बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने से दुनिया भर में इसके क्या असरात होंगे, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये मामला भी मौज़ूए बहस बना हुआ है कि ट्रंप का दूसरा इक़्तिदार पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उस पर क्या असरात ये जाहिर करेगा। इसके अलावा जो ट्रंप हैं उनके आने से पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन तमाम बातों का जो तज्ज़िया है वो सज्जाद मीर साहब से लेंगे। इससे पहले आपको सुनवाते हैं मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और जो हुकूमती दूसरे वज़रा हैं वो पहले ट्रंप के बारे में क्या बयानात देते रहे हैं और अब रिसेंट राना सनाउल्लाह का एक बयान आया है। पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद मीर साहब से बात करते हैं। जी मीर साहब, ट्रंप भी 2018 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट करते रहे हैं और माजी में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये भी बयानात देती रही है ट्रंप के ख़िलाफ़। अब ट्रंप भी दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं, इधर हुकूमत भी वही है। क्या आपको नज़र आता है पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं किस रुख जाएंगे, क्या मोड़ अख्तियार करेंगे? देखिए, बात यह है कि ट्रंप दूसरी बार मुंतखब नहीं हुए, एक बार हार के मुंतखब हुए हैं। ठीक है। और ये अमेरिका की तारीख में दूसरी बार हुआ है। सही है। जब हारे थे तो उनके बारे में बड़े नेगेटिव प्रोपेगेंडा था। सही है। और यही गिना गया था कि दुनिया में एक्सट्रीम राइटिज्म जिसे वो कहते हैं, जिसे उर्फ आम में हम फाशिज्म ही समझते हैं, सही है, वो री अमर्ज कर रही है। ठीक है। कोई अच्छा तासुर नहीं था ट्रंप के बारे में। सही है। अब नया, अब ट्रंप कैसा होगा, बदला होगा। उसने अपने अंदर तब्दीली पैदा की होगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि उस वक्त इसने जो इक़दाम उठाए उस वक्त उनकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बहुत मजबूत है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मजबूत है अमेरिका की, बिल्कुल ऐसे ही, उसने उसको रोका होगा। सही है। अब मेरा ख्याल है ट्रंप जो है एस्टेब्लिशमेंट से कुछ अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं। अंडरस्टैंडिंग करके हैं, लेकिन तासुर तो ये दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, मीडिया के अगेंस्ट है। मेरी राय ये है कि वो कोई अंडरस्टैंडिंग अंदर से करके आए हैं। कि देखिए, अपनी पहले ये था कि वो ये कहा गया कि रूस उन्हें लेकर आया है। ठीक है। अब वो कहते हैं मैं रूस की और यूक्रेन की जंग बंद करा दूंगा। यानी यूक्रेन का से हाथ खींचेंगे ना वो, सही है, और रूस को विड्रॉ कराएंगे ना। कैसे कराएंगे? देखिए, बात यह है कि कैसा होगा ट्रंप का अमेरिका, ये तो वैसे ही प्रेडिक्ट करना वैसे ही मुश्किल हुआ करता है कि जब कोई आता है। ट्रंप के मामले से बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल कैसे हुआ करता है, मैं सुनाता हूँ आपको लतीफ़ा। जब ये बुश जो पहली बार, निक्सन जब पहली बार आए ना, निक्सन आए जिसका ये हुआ था स्कैंडल मशहूर चला था, निक्सन ही थे ना हमारे। तो मैंने बड़ी मेहनत के साथ, उस वक्त मैं एक हफ्त रोज़ा का बड़ा मदारुल महाम था, बड़ी मेहनत के साथ लाइब्रेरियों की छान फटक करके इधर उधर करके बड़ी मेहनत करके एक टाइटल स्टोरी दी। सही है कि अब निक्सन का अमेरिका कैसा होगा। सही है। कुछ ये इस तरह का अनुमान था, अब निक्सन का अमेरिका कैसा होगा, पाकिस्तानियों के लिए, अमरीकियों के लिए और दुनिया वालों के लिए। अलग अलग तीनों के हिस्से बनाए कि ये यूँ होगा, यूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, यूँ उसका विजन है, वो ये करेगा, पाकिस्तान के साथ ये करेगा, दुनिया के साथ ये करेगा, अमेरिका के साथ ये करेगा पड़ेगा। और उससे उलट हुआ, उलट हो गया। उलट क्या हुआ, उसके खिलाफ वो वाटरगेट स्कैंडल चल पड़ा। अच्छा। और फिर सारी कहानी पलट गई। सही है। यानी कि निक्सन वो नहीं, मेरा लिखा हुआ जो था मेरा मुंह चढ़ा रहा था। सही है। होता ये है कि अपना अब उसको प्रेडिक्ट करना कभी आसान नहीं हुआ करता। सही है। और ट्रंप के बारे में तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। कि वो उसका अमेरिका कैसा होगा, सही है। वो अब क्या करेगा। वो कहता है मैं जंग रोक दूंगा, एक दिन में जंग रोक दूंगा। भाई रोक दे यार, यूक्रेन की जंग रोक के क्या करेगा? वापस ले लेगा पैसे, हथियार वापस दे देगा। सही है। रूस को कुछ उनका इलाका दिला देगा। ठीक है। यूरोप को अकेला छोड़ देगा, क्या कर देगा? सही है। और रूस के साथ दोस्ती कर लेगा। सही है। क्या करेगा बताओ? मशहूर पहले ही है कि इसको रूस की लेकर आया है, ये करेगा। इसराइल की जंग बंद करा देगा। यानी कि इसराइल की मदद के लिए ये भी उतना ही आगे है जितना वो जो बाइडेन वाले थे। ठीक है। तो ये क्या करेगा? सही है। वहां क्या करेगा? ईरान के खिलाफ पॉलिसियां इसकी वैसी हैं, बल्कि उससे ज्यादा सख्त है जितनी जो बाइडेन की थी। सही है। अच्छा, जो बाइडेन को बड़ा एक डिप्लोमेट गिना जाता था। ठीक है। कि बड़ा डिप्लोमेट है ये। और हिलरी जो थी खास तौर पर हमारे इलाके में बार बार आए थे। इन्होंने अफगान जंग के दौरान मामले को करीब से देखा था। हम समझते थे कि जब ये लोग आएंगे तो ये गोया एक तो डेमोक्रेट हैं,
एक फिर अफगान जंग को हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे साथ ताउन करते रहे हैं, तो ये हमारी मददगार साबित होंगे। मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने डबल पॉलिसी खेली है। सही है। तो ये सारी सूरत होती है, पता नहीं आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, ट्रंप के बारे में समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करेगा आएगा। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम चीन है। वो चीन को उभरता देखकर ना कुटता है। एक कारोबारी आदमी है ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे मुकाबले में कोई एक और कैसे उभर के सामने आ रहा है, वो एक कंपनी और आ रही है, मेरी कंपनी बड़ी मजबूत थी, सबसे नंबर 1 थी, अब बड़ी कंपनी आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? ठीक है। अब वो कहता है मैं चीन की प्रोडक्ट पर 50% टैक्स लगा दूंगा, सही है, और बाकी दुनिया की चीजों पे 10% लगा दूंगा। तो चीन तो ऑटोमेटिकली बैक पे आ गया ना। अच्छा, अब हमारे ताल्लुकात क्या होंगे? एक तरफ हमारे चीन से ताल्लुकात, एक तरफ ईरान के बारे में और खिलाफ। अगर चीन और ईरान के बारे में वो नेगेटिव पॉलिसी चलता है तो फिर हम तो रगड़े जाएंगे ना बीच में। बिल्कुल मेरे साहब, ऐसे ही है कि ईरान की अगर बात की जाए या अगर इंडिया की बात की जाए, तो जब चीन को नीचे करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करेगा ट्रंप, देखा जाए तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा? फिर हमारी पॉलिसी क्या होगी? ये बात नहीं, वो चीन के मुकाबले में हमें कितनी स्पेस देता है, वो ईरान के हवाले से हमें किस तरह देखता है। अब अफगानिस्तान का इशू नहीं है उतना, सही है, जिस तरह उसके पहले ज़माने में था। वो जंगे बंद करेगा, ये जंगे बढ़ाएगा। सही है, ऐलान तो कुछ कर रहा है वो तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है वही रूल करता है वहाँ। सही है, और उसी के पैसों के जोर पर अमेरिका है। ठीक है, भाई उसके हथियार बिकते हैं तो अमेरिका बड़ा है। सही है, हथियार बिलियन ट्रिलियन डॉलर के हथियार जो उसके हैं वो दुनिया खरीदती है। ठीक है, अगर जंगें बंद करती जाएं तो हथियार कौन खरीदेगा? हथियार कौन खरीदेगा? ठीक है, तो ये एक अजीबोगरीब सूरत है। अच्छा, अब जब टैक्स लगाएगा रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा, वो चीज़ें प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। उसकी थ्योरी ये है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी विद इन अमेरिका। सही है, वो जब विद इन अमेरिका प्रोड्यूस होंगी वो महंगी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, उनको जॉब मिलेंगे अमेरिकियों को, लेकिन प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप काश्तकार को फायदा पहुंचाते हैं तो आम आदमी को महंगाई फेस करना पड़ते हैं। आप गंदम की कीमत फिक्स करते हैं हायर, खासतौर पे सिंधी करते हैं, क्योंकि उसका फायदा इंटीरियर सिंध को पहुंचता है, कराची वालों को नुकसान होता है। सही है, आप हायर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आम आदमी को इसका नुकसान होता है। सही है, जो गंदम खरीदता है। सही है, अब पंजाब वालों ने गंदम ही नहीं खरीदी। ये अलग बात है कि इस पॉलिसी के नुकसान क्या है या क्या नुकसान। रिजल्ट क्या निकला? गंदम की कीमत 4000 से कम होकर 2300 पे आ गई। ठीक है, 2800 पे तो आम बिकती रही। सही है, अब ये जो सूरत हाल है कि आपने फ्री ओपन मार्केट इकोनॉमी कर दी, उसके नतीजे निकले, तो ट्रंप कैसे अपने इलाके के लोगों को तो फायदा, उन्होंने काश्तकार को नुकसान पहुंचा दिया, आम आदमी को फायदा पहुंच गया। सही है, वो अमरीकी को फायदा पहुंचाएगा अगर, तो आम आदमी को अमरीकी को नुकसान, चीजें महंगी मिलेंगी। सही है, वो जीन जो पाकिस्तान में बनती है, जो चीन में बनती है, वो सस्ती चीन में मिलती है। सही है, उसकी क्वालिटी वही होती है क्योंकि स्टैंडर्डाइज किया होता है, वही मशीनें होती हैं, वही होता है कि इस तरह सीना है, इस तरह करना है, सब कर उसी मैयार पे जाती हैं। सही है, लेकिन मिलती सस्ती हैं। ठीक है, लेबर सस्ती है ना। ठीक है, वो जब महंगी हो जाएगी तो अमरीकियों को नुकसान होगा, लेकिन जॉब्स ज्यादा निकल आएंगी। अच्छा, वो तो पॉलिसी देखो, कोरोना के दिनों का कोई इंजेक्शन वैक्सीन किया, सही है, 4 लाख बंदे मारे गए वहां अमेरिका के, उसकी पॉलिसी की वजह से। सही है, अब उसकी बहुत सी पॉलिसियाँ ऐसी हैं। अब देखें, अब उम्र भी उसकी ऐसी है, अब उसका आखिरी टेन्योर भी है। आखिरी टेन्योर में उसने किसी से डरना वरना नहीं है, कोई पब्लिसिटी करनी नहीं है, पॉलिसी कोई डर नहीं है, वो कुछ भी चौके छिक्के लगा सकता है, जारहाना अंदाज अपनाएंगे, लगा सकता है मतलब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि शायद अब वो संभल गया हो और संभल के चले भी। मैं उम्मीद की जा सकती है संभल गया हो। हाँ। बाइडन के दौर के बारे में तासुर ये पाया जाता है कि बाइडन के दौर में पाकिस्तान जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो इतने कोई अच्छे नहीं रहे। अब बाइडन के बाद ट्रंप आ रहे हैं, तसलसल यही रहेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत माजी में जिस तरीके से बयानात देती रही है और अभी भी जिस तरीके से राना सनाउल्लाह के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं और सारी जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद क्या होगा? अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? पाकिस्तान पहल करेगा? देखें जी, अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी तो हमारी सिर्फ इतनी है कि हमारी प्रोडक्ट अमेरिका में बिके। सही है, और हमारे लोगों पे वहाँ जाने आने की पाबंदी न लगे। लेकिन ये जो ट्रंप साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा रेसिस्ट है।
जमहूरियत की कहते फतह हुई, जमहूरियत की फतह वहाँ क्या हुई भाई, वहाँ वाइट सुप्रीमेसी की फतह हुई। ठीक है। अमेरिकी कल्चर के बारे में वो जो हटिंगटन है, जिसकी बड़ी मशहूर किताब क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन है, उसने ख़ास तौर पर अमेरिकी कल्चर पर जो लिखा कि हुआ हुई, ठीक है, तो उस पर लिखा उसने कि जो हमारा कल्चर ना मैक्सिकन का ये है, उनके इन्फ्लुएंस है, इतने % लोग जो हैं वो वहाँ के लैटिन अमेरिकन से इन्फ्लुएंस है, फलाना ये हैं, लेकिन अक्सर डोमिनेट करते वास्प कल्चर है। ठीक है, वास्प का लफ्ज़ इस बात तक, वास्प के माने हैं वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। सही है, ये अमेरिका का कल्चर है, वाइट ठीक एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। आप बरतानिया और अमेरिका की दोस्ती क्या है, एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, वो कैथोलिक नहीं है, ठीक है, हैं जी, और वाइट हैं। तो ये वाइट सुप्रीमेसी की जो एक नारा है वो लेके वो उभरा है। सही है। तो ये नारा कोई अच्छा तो नहीं है, कमाल का नुकसान हुआ है इस नारे का। ये नारा तो अच्छा नहीं है, ये तो फाशिस्ट नारा है कि कोई अपनी रेस को सुपीरियर समझे, कोई अपने लोगों को आला समझे, और उस आलापन पे वो चाहता है कि मैं माइग्रेशन रोक दूंगा, सही है, बाहर से लोगों को आने नहीं दूंगा, मैं दीवार खड़ी कर दूंगा मैक्सिको। पहले दफा के बजट करके डिवर्ट करके उसे दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। अब वो कहता है मैं दुनिया के लोग आना चाहते हैं, लीगल तरीके से आए, मतलब वो इमिग्रेशन पे पाबंदियां लगाएगा। ठीक है, पाबंदियां लगाएगा तो पाकिस्तानियों के वहां जाने में पाबंदियां काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान। इसमें मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं कोकब फरशोरी साहब, उनसे बात करते हैं। जी मीर साहब। कोकब साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि हम समझते नहीं हैं कुछ सूरत हाल को कि कौन ट्रंप जीता है और कमेला हारी है, या रिपब्लिकन जीते हैं और डेमोक्रेट हारे हैं, क्या सूरत हाल बनती है? पार्टियां जीती हैं, वो पहले बता देते हैं कि स्विंग स्टेट है, ये स्टेट हमेशा डेमोक्रेट लेते हैं, ये रिपब्लिकन लेते हैं, कुछ कहते हैं कैंडिडेट ही ऐसे थे जिसकी वजह से उनको मार पड़ी। आपको कैसे तज्जिया करते हैं इसका? वालेकुम अस्सलाम मीर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़ाहिर है मौजू सवाल है। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि दोनों पहलू होते हैं। बाज़ दफ़ा कैंडिडेट बहुत मजबूत होता है, बाज़ दफ़ा पार्टी की पॉलिसीज़। अगर हम पिछले 10 इंतखाबात देखें तो 5 में डेमोक्रेट्स जीते हैं और 5 में रिपब्लिकन जीते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मुकाबला है ये काफ़ी बिल्कुल तकरीबन कांटे का है या टक्कर का है। अगर 10 इंतखाबात पिछले देख लें इस दफ़ा का मिला के, तो 5 में डेमोक्रेट जीते हैं और 5 में रिपब्लिकन जीते हैं। और पिछले जो 10 इंतखाबात हैं उसमें 2 दफ़ा रिपब्लिकन जो है वो पॉपुलर वोट जीते हैं, उसके अलावा 3 दफ़ा, इसके अलावा 7 दफ़ा जो है वो डेमोक्रेट्स। क्योंकि जो 2 इंतखाबात पिछले हम देखते हैं, एक 2000 का और एक 2016 का, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी पॉपुलर वोट ज़्यादा जीती थी, लेकिन उन्हें कैंडिडेट्स दोनों बार हार गए थे। हिलरी क्लिंटन भी हार गई थी और एल गोर भी हार गए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश से। तो इस दफ़ा अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने, चूंकि 2 साल से वो अपनी कैंपेन चला रहे थे और उन्होंने जिन इश्यूज पर बात की वो उनके वोटर्स और अमेरिकन वोटर्स से उन्होंने ज़्यादा बेहतर तौर पर कनेक्ट किया। कामला हैरिस की कामयाबी या नाकामी से दरकिनार लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि उन्होंने कैंपेन बहुत अच्छी चलाई, क्योंकि जिस वक्त तक जो बाइडन रेस में थे तो इस बात का इम्कान नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाकाबिल शिकस्त है। लेकिन कामला हैरिस के आने के बाद मुकाबला कुछ सख्त हुआ और आखिरी लम्हों पर तो रेस बहुत टाइट हो गई थी, लेकिन फिर जाहिर है कि आखिर में ट्रंप अच्छे मार्जिन से जीत गए। तो यकीनन लोगों ने उनकी बात, जो वो पैगाम दे रहे थे, जो इशूज़ को वो जिन पर जोर दे रहे थे, उनको ज़्यादा कबूलियत मिली। अच्छा, आपको नज़र क्या आता है? वैसे मैंने भी एक बार हमाकत की थी, निक्सन के बारे में लिख दिया कि निक्सन का अमेरिका कैसा होगा, पाकिस्तानियों के लिए, अमेरिकियों के लिए, दुनिया के लिए बड़ा एक तजिया किया, अपनी तरफ से बड़ी अकल लड़ाई, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उसके बाद जो होना था वो हुआ। अब लोग ट्रंप के बारे में बड़े मखमसे में से हैं, जानना चाहते हैं कि ट्रंप का असर ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है। यहाँ की लोकल सियासत पर भी कुछ लोग इशारे कर रहे हैं, और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया में सचमुच क्या जंग ख़त्म होगी, कुछ कर सकेगा, और जंग ख़त्म होने से बाद उनका फ़लस्तीन का, मिडल ईस्ट का भी है, और ज़ाहिर है कि रूस के साथ भी जो एक तनाज़ा है वो भी है। क्या आपको क्या नज़र आता है कि क्या कर सकेगा ट्रंप? देखिए, आपके बात की का जो आखिरी हिस्सा है उससे शुरू करते हैं। यूक्रेन के मामले से शुरू करते हैं। यूक्रेन की जंग के मुतालिक उन्होंने कहा कि 24 घंटों में, जाहिर है कि जी मैं खत्म कर इस तरह जी
जब वो ऑफिस में आएंगे, और इस हवाले से जो बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन यहाँ पर है, उनका ये कहना है कि उनकी ज़्यादातर जो उन्होंने अपनी तवक्कुआत रखी हुई होंगी वो पुतिन से अपने ताल्लुकात की नौयत पर होंगी, कि वो पुतिन से बात करेंगे, जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। अब जाहिर है कि इसमें भी कुछ कंसेशंस होंगे दोनों तरफ से, क्योंकि जंग का खात्मा इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जंग तादेर चल भी नहीं सकती, तो जल्द या बदेर जंग को खत्म तो होना होता है। अब अगर वो ट्रंप के आने से या ट्रंप की तरफ से कुछ इस तरह के इक़दामात करने से कि जिसमें दोनों जो फरीकैन हैं, रूस भी, और हमें इसमें यूक्रेन को यकसर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो भी मुकाबला कर रहा है, यूक्रेन भी एक मुल्क की हैसियत से, तो उन्हें दोनों से बात करनी होगी। तो इसलिए जो यहाँ पे मुबस्सिरीन है, उनका कहना है कि जो ज़ाहिर है इलेक्शन में स्लोगन्स तो होते हैं, लेकिन आखिर में जाकर फिर जब दोनों फरीकैन आते हैं, फिर सबको टेबल पर लाना होता है, तो उसमें कुछ वक्त लगता है। उसकी सूरतगरी किस तरह से की जाएगी, वो जाहिर है वो वक्त तलब काम है। इसी तरह से जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, ट्रंप वो वाहिद सदर नहीं है। माजी में आप देखते हैं, जाहिर आप मुझसे बहुत ज़्यादा साहिब फ़हम है इन मामलात में, कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी सदर जिमी कार्टर ने भी कोशिश की, बिल क्लिंटन ने भी कोशिश की, और फिर पिछली दफ़ा जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने भी कोशिश की कि वो इजराइल को और जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उन्हें करीब लाने की कोशिश करें। उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है सऊदी अरब का किरदार इसमें बहुत अहम होगा, और डोनाल्ड ट्रंप के चूंकि वहाँ से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको वो बरूए कार लाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक देखिए पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को इस बात पर खफा नहीं होना चाहिए कि तरजीहात में पाकिस्तान उतना ऊपर नहीं है। अमरीकी सदर के लिए 200 के करीब जो है वो दुनिया में ममालिक हैं, और उसमें जाहिर है कि तरजीहात का तयन उस तरह से किया जाता है कि अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है, अमेरिका के जो मफादात हैं, उसमें कौन से मुल्क सर फहरिस्त होंगे। तो जाहिर है कि फौरी तौर पर शायद पाकिस्तान उस तरह से पाकिस्तान पर बात ना हो, जिस तरह जो दीगर दो ममालिक का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, जिन खित्तों का। और पाकिस्तान को हमें ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, जिस खत्ते में पाकिस्तान वाक़ है, उसकी सूरत हाल पर खासे जो है वो सूरत हाल असरअंदाज होती है पाकिस्तान से ताल्लुकात पर। नहीं, असल वही सूरत हाल है कि अब कोई अफगानिस्तान का मसला तो उस तरह है नहीं जिस तरह पहले था, लेकिन चीन के साथ ट्रंप के ताल्लुकात या ईरान के साथ उसके मामलात, ये हम पर असर डाल सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, कोई इंटरनल हमारी पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि शायद वो जेल से रहाई में उनको असर नहीं हो। ये दो इशू ऐसे हैं जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो जो आपने जिस तरह इशारा किया जेल से रहाई वाली बात, वो जाहिर है कि जो यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आरजूमंद है इस बात की, और उन्होंने इसके लिए काविशें भी की, और उन काविशों को बहुत से मुबस्सिरीन ठोस काविशें भी कह रहे हैं कि वो बहुत हद तक उन्होंने, जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एक तंजीम है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया बाकायदा तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जो इस तरह की काविशें उसकी थोड़ी सी मुखालफत भी करते हैं। तो अब एक तो होती है कैंपेन, और फिर एक होता है कि जब वो सदर बन जाते हैं, क्या जो लोग जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप या उनके जो करीबी रुफ़क़ा हैं उनकी क़ुर्बत हासिल करके और उनसे कुछ बातचीत की, शायद हो पस मंज़र में कुछ इस तरह की काविशें की हो, अगर वो कोई किसी ठोस कदम पर मुंतज होती हैं तब तो हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कि अभी फौरी तौर पर ऐसा कुछ उनकी तरजीहात में नजर नहीं आ रहा। और देखिए, इसका बहुत हद तक दारोमदार होगा कि वो टीम क्या बनाते हैं। आप मतलब जाहिर है आपकी इतनी सियासी बसीरत है, आपके इल्म है कि जिस तरह का मुल्क अमेरिका है, इसमें वो अपनी कैबिनेट कैसे पिक करते हैं। और जाहिर है यहाँ का जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है कि उन्हें जो है अपनी जमात के लोगों को ही लेना होगा। वो किसी को भी पिक कर सकते हैं, और फिर जाहिर है उसकी कॉन्फर्मेशन होती है ऐवान से, लेकिन वो पिक किसी को भी कर सकते हैं। और वो किसको पिक करेंगे, बहुत हद तक इसका दारोमदार होगा, और उससे वाज़े नजर आना शुरू होगा कि आगे उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। इसका दारोमदार इस पर होगा कि अपना वजीर खारजा किसको चुनते हैं, अपना जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको चुनते हैं, अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस किसको चुनते हैं। इसमें उनकी दिफाई पॉलिसी नजर आएगी। उसके बहुत शुक्रिया आपका कोको चौधरी साहब, आपने बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई भी की और रास्ता भी दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका। जी मीर साहब, ये तो कह रहे हैं कि तरजीहात में पाकिस्तान इतना ऊपर नजर नहीं ठीक कह रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि यूक्रेन है, रूस की वार है, इसराइल है, पूरी लबनान दुनिया है, पड़ी ही है, इंडिया पड़ा हुआ है, चाइना यूरोप पड़ा हुआ है, फिर जाके पाकिस्तान और फिर जाके पाकिस्तान के मामला। और इस वक्त कोई अफगानिस्तान की जंग भी नहीं हो रही। और सिर्फ एक इशारा मैंने किया था कि चीन के साथ जो ताल्लुकात होंगे और जो ईरान के साथ हो सकते हैं वो हम पे कुछ असर डाल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत, उसका भी रिमोट चांस है। और जो उन्होंने बड़ी ठीक बात की कि एक लॉबी मौजूद है जिसने इन पे असर डाला है इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से, वो इलेक्शनरिंग में होता है। सही है, सही वो है। करते क्या हैं वो बात की बात है, करते क्या है बात की बात है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या हो रहा होगा और क्या नहीं होगा, और ट्रंप जो सरकार है उसकी पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, क्या तरजीहात होगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों और वकला से मुलाकात हुई है, उस जो मुलाकात है उसका क्या अहवाल है वो हम मीर साहब से तज्जिया लेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से और वकला से मुलाकात हुई, जिसके अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की और ख्वाहिश का इजहार भी किया कि उम्मीद है जो ट्रंप सरकार है वो न्यूट्रल होगी, जो बाइडन की तरह पाकिस्तानी हुकूमतें गिराने में मुदाखलत नहीं करेंगी। इसके साथ ही ये भी कहा, गौरतलब बात ये भी है कि जो बातें की जा रही हैं कि ट्रंप आएंगे, इमरान खान को रिहा करवा लिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने क्लियर कट मौक़िफ़ ये दिया है कि जो मेरी रिहाई है उसका फ़ैसला अमेरिका में नहीं होगा, जो तमाम मामलात हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको एहतजाज की कॉल भी दे दी है, एहतजाज की तैयारी करने का भी हुक्म दे दिया है। ट्रंप की वापसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पर बात करेंगे। उससे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान एक पैगाम लेकर आती हैं इमरान खान का, वो पैगाम क्या है आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मीर साहब, अलीमीन गंडापुर भी कह चुके हैं कि अब हम निकलेंगे तो कफन बांध के निकलेंगे, स्वाबी जलसे के अंदर हम अगले लाहिमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान ने मुलाकात के अंदर यही कहा कि अब एहतजाज होगा, सड़कों पर होगा। अलीमा खान ने भी ये पैगाम दिया, क्या लगता है स्वाबी जलसे के बाद क्या होने वाला है? अगर वो अलीमीन गंडापुर कफन बांध कर निकलते हैं तो मेरे ख्याल में कफन नहीं बांधते तो उनको बांध देना चाहिए, उनके हम और आप बांध दें, उनका फैसला हो जाए। बाकी अलीमा खान ज़ाहिर है कि इमरान की बहन है और काबिल एहतराम खातून है और वो एक्टिव भी हैं, वोकल भी हैं और इमरान के बिहार पे करती रही हैं। इनकी 4 बहनें हैं, एक आध से तो ज़्यादातर बहुत करीब से वाकिफ़ हूँ और एक यूएनओ में है, वो इमरान की पॉलिसियों के हामी नहीं है, लेकिन बहरहाल बहन है और बहन की आवाज़ है। देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है, अलीमीन गंडापुर की है या बुशरा बेगम की है। ठीक है। और देखना ये है कि बुशरा बेगम की बात चलती है या हलीमा खान की चलती है। सही है। 9 नवंबर हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, यौम इकबाल है और उस दिन छुट्टी भी है। अच्छा, तो देखते हैं क्या फैसला होता है, देखते हैं क्या फैसला होता है। बड़ी बात की जा रही थी कि ट्रंप आएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने तो क्लियर कट मौक़िफ़ ये दे दी है कि जो मेरी रिहाई का मामला है ये अमेरिका में नहीं होगा, पाकिस्तान में जो कानून चल रहा है, जिस तरीके से चल रहे मामला यहीं पर हल होगा और यहाँ के मामला हल करके ही बाहर आऊँगा। क्लियर कट मौक़िफ़ दे दिया ट्रंप कोई ऐसा बेवकूफ़ भी नहीं है और अब वो खासा मेरा ख्याल सियाना हो गया है, 4 साल बाहर रहकर। ठीक है। उसे कुछ अकल आ गई है, तो देखें क्या होता है। तो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला पाकिस्तान में होगा। लेकिन ट्रंप काफ़ी करीबी समझे जाते हैं, जिस तरीके से 2018 में उस वक्त की गवर्नमेंट को और ट्रंप के दरमियान मामला थे, जब खान साहब वापस आए तो मामले बड़े सेट हो गए थे। ट्रंप बड़ा उस्ताद आदमी था, ये गए तो उस वक्त अफगानिस्तान वगैरह के मामले में कुछ मसला था, तो गए तो उन्होंने कहा कि अभी बुलाओ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, और क्या है बातें ही करनी है ना। तो उन्होंने बात की भी, उन्होंने कहा कि वो कश्मीर का मसला है, मैं सालसी करता हूँ, पूछे बगैर, कहे बगैर, मांगे बगैर, जिस तरह कोर्ट मांगे बगैर इनको इजाज़त दे रहा है, ट्रंप मांगे बगैर इनको रियायत दे रहा था। कहता मैं सालसी करता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि इंडिया सालसी का कायल ही नहीं है। सही है। बाद में यही हुआ कि इंडिया तैयार नहीं हो रहा, कि इंडिया तैयार होता है तो मैं करता हूँ। ट्रंप ने अफगानिस्तान के मसले में मदद भी तो मांगी इमरान खान की। बस मदद कुछ भी नहीं हुआ ना, हुआ क्या? उसके ज़माने में पाकिस्तान को क्या मिला, क्या हासिल हुआ, ये बताएं ना। ट्रंप के ज़माने में? हाँ, ट्रंप के ज़माने में, और इधर जब इमरान था तो पाकिस्तान को क्या मिला? कोई मालूम तो हो। एक मुलाकात
जिसमें कश्मीर के मसले का जिक्र और टिहाटाई फिश खुश करने की बात पर अल्लाह खैर चला। मिर्ज़ा साहब, उसके बाद 1 से 2 मुलाकातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी हुई और जो ज़ल्मे खलीलज़ाद थे वो भी काफ़ी तारीफ़ें करते नजर आए हैं उस वक्त इमरान ज़ल्मे गवर्नमेंट की। खलीलज़ाद तो अगर लानत भेजना मेरे मसलक में जायज़ होता तो मैं अभी भेज देता उस पर। ठीक है। ज़ल्मे खलीलज़ाद को जानते हैं, वो जो थे ना, ये न्यू कंजर्वेटिव, न्यू कॉन जिन्हें कहते हैं, उन्होंने जिस बुनियादी दस्तावेज पर उनके दस्तखत हैं जो 1997 के शुरू के 96 के आखिर में साइन हुआ था, जिस पर और प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, सही है। उसमें जिन 18 आदमियों को दस्तखत है रम्ज फील्ड और वुल्फ फील्ड वगैरह के साथ, उसमें रमज़ खलीलज़ादा भी है। अच्छा, रमज़ खलीलज़ादा बेसिकली अफगानी निजाद है सही है। और उसको इराक में भी भेजा गया, अफगानिस्तान में भेजा गया, कोई नेक काम उससे कराया गया ही नहीं है, वो था इसी काम का। सही है। और अब तो वो बेचारे को पूछता कोई नहीं है, वह खत्म हो गया वो भी। अच्छा मीर साहब, ये भी एक तासुर दिया जाता है कि जो बानी पीटीआई हैं वो डील चाहते हैं लेकिन की नहीं जा रही, उनसे बात की नहीं जा रही, लेकिन उन्होंने तो इस मुलाकात के अंदर क्लियर कट कह दिया है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, ले जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो डटे हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। क्या लगता है कि ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई डटे हुए हैं? फ्रस्ट्रेशन। किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन? कुछ नहीं हो रहा, वो बात नहीं करना चाह रहे, जिनसे बात करना चाह रहे हैं वो बात नहीं करना चाह रहे। सही है। तो फ्रस्ट्रेशन तो हुई ना। ठीक है। तो कम से कम तसल्ली तो करें, सख्त बयान देकर बयान दे रहे हैं बस। माजी में राना सनाउल्ला और महमूद अचकज़ई की ड्यूटियां भी लगती रही हैं मुज़ाकरात की इमरान खान के साथ, लेकिन पीटीआई ने क्लियर कट मौक़िफ़ दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, फिर वो बैक हो गए। तो मुज़ाकरात तो हुकूमत की तरफ से दावत किसी ना किसी टाइम पे देती रही। मुज़ाकरात कोई हुकूमत की तरफ से कोई होते होंगे, लेकिन जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो लारा लप्पा लगा रहे हैं। ठीक है। वो मसरूफ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। हुकूमत अपने बिहाफ पे देखिए, बात सुनिए, देखिए आने की होती है, तारीफ की है कि ट्रंप के मुबारकबाद दी है, तो मुबारकबाद किसको नहीं दी है? मुबारकबाद तो आसिम मुनीर को भी दी है, और तो छोड़ दीजिए। ठीक है। शुरू में तो आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी है, 4-6 महीने के बाद फिर क्या हाल हुआ था। अब मुबारकबाद बजाय क्या किया जाता है? सिकंदर सुल्तान को मुबारकबाद दी थी, मुबारकबाद तो सबको दी जाती है। सही है। वो एक रिवाज होता है, मुबारकबाद देना भी है। चीफ जस्टिस को भी दी थी काजी फाजिल तक जब आए थे। फिर क्या हुआ था? तो मुबारकबाद जब आने पर मुबारकबाद देना जो है रस्म है हमारी। ठीक है। हम रस्म निभा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सही है, सही है। अच्छा, बानी पीटीआई ने 2 गलतियों का एतराफ़ भी किया है, एक जो एक्सटेंशन दी थी और दूसरा कमज़ोर इत्तेहादी गवर्नमेंट। इसके ऊपर आप क्या तज्ज़िया करेंगे? टेंशन क्या? जो एक्सटेंशन दी थी बाजवा को, वो उन्होंने तस्लीम किया है कि ये मेरी गलती थी, और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था 2018 में। अब गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं तो क्या किया जाए? अच्छा। जब वो खुद गलतियों का एतराफ़ किया जाए तो क्या किया जाए? वो कहते हैं मुझे कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत मिली थी, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। गलती का एतराफ़ कर रहे हैं ना, तो फिर अब जब वो खुद कर रहे हैं एतराफ़, तो आगे क्या कहा जाए? उन्होंने एक्सटेंशन का इतराफ़ किया है कि मैंने एक्सटेंशन देके गलती की है। क्या आपको लगता है कि जो एक कानून साज़ी हुई है, खुशामद करके, वो तो तीसरी एक्सटेंशन भी दे रहे थे कि एक्सटेंशन देनी है तो मुझसे ले लो भाई, मेरे खिलाफ कुछ ना करो, सही है, मुझे वज़ीर आज़म रहने दो। तो इसलिए गलती क्यों? आप जो चाहे कहते रहे, तीसरी जब दे रहे थे तब तो बोले नहीं। ठीक है। वो तो ये तैयार नहीं हुए को तीसरी देने को, वरना वो तीसरी देने को तैयार थे। ठीक है। तो ये जो इस बात पे भी बड़ा उन्होंने असरार किया है कि जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो आइन साजी की गई है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये बात तो सब कहते नज़र आ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मुतनाज़ा कर दिया गया है, उसको ख़राब कर दिया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। वही बात इमरान खान कर रहे हैं। तो ये तो किसी हद तक बात उनकी ठीक नज़र आ रही है। भाई कब्जा कर लिया गया या कुछ कर लिया, पहले आपने किया हुआ था ना, कुछ रखे हुए थे अपने बंदे सुप्रीम कोर्ट में। सही है। जो अपनी बीवियों को ट्वीट करके बताते हैं, देखो मैंने ऐसा फैसला लिख दिया है कि तुम्हारा बंदा अब छूट जाएगा। सर ऐसी बातें तो हर दौर में आती रही। नहीं किया ना, बीवियों को फोन करके किया। सही है। ये इंसाफ की मसलब में बैठकर ऐसे ट्वीट नहीं किए जाते। सही है। और उसी से खराबी पैदा हुई है, उसी से खराबी पैदा हुई है। ठीक है। अच्छा मीर साहब, इमरान खान ने अब जो कॉल दे दी है सड़कों पर आने की,
पहले तो अली मिर्ज़ा गंडापुर कॉल देते रहे हैं, नहीं, उमर आए, अयूब देते रहे हाँ, हैं। तो बिस्मिल्लाह। अब आपको लगता है कुछ चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है? क्योंकि पहले ये भी देखा जा रहा था कि सलमान अकरम राजा कुछ और कह रहे हैं, उमर अयूब कुछ और कह रहे हैं, अली मिर्ज़ा गंडापुर कुछ और कह रहे हैं, लेकिन अब तमाम जो सियासी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पेज पे नजर भाई आते हैं। ये तो समरसाल्ट के मास्टर है ना, यू टर्न के, तो इसलिए अभी काल दी है ना, ठीक है, कुछ किया तो नहीं ना, ठीक है, डरे नहीं आप, इंतजार करें। ठीक है, ठीक है। यू टर्न के मास्टर हैं, लेकिन 9 तारीख को देखते हैं क्या होता है। मीर साहब, अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और बात करेंगे कानून साजी के ऊपर, जिसमें जजेस के हवाले से और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके हवाले से कानून साजी की गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब बात करेंगे एक और कानून साजी की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है और तमाम जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सरबराहान की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इस कानून साजी की मुल्की सियासी जो सूरत हाल है उस पर क्या असरात होंगे, इसके साथ ही बात करते हैं आइनी बेंच जो तश्कील पा चुका है, उसके जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुल दीन है। और ये जस्टिस जो हैं, जस्टिस अमीनुल दीन, ये हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके हामी समझे जाते हैं। और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुल दीन का लग जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा दचका साबित हो सकता है, इस पे मीर साहब की राय लेंगे। उससे पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं, फिर मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, इस पर तो बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं कि आइनी बेंच बन गया और 3 सीनियर जजेस जिनमें जस्टिस जो याहिया अफरीदी वो भी शामिल हैं, उन्होंने इस आइनी बेंच की मुखालफत की है। इस हालात में ये बेंच बन जाना, क्या हैसियत है इस बेंच की? असल में एक अजीब कशमकश जारी है जी, आला सतह पर, अदलिया के अंदर भी और अदलिया को कानूनी तौर पर काबू करने के लिए पार्लियामेंट में भी। पार्लियामेंट में भी, ठीक है। और ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें कसूर अदलिया का अपना भी है, अपना भी कसूर। उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट भी किए हैं और कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो ना की जाती तो बेहतर थी। सही है। जज ऐसी बातें नहीं किया करते। और दूसरी तरफ अदलिया पे जिन लोगों का कंट्रोल हो गया है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, बाय प्लान हुआ है, वो यकीनी तौर पर बरसों तक हमें इंसाफ नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। बल्कि एक ख़ास अंदाज से वो मामले को आगे लेकर बढ़ सकता है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह मामले को निपटाया गया है वो कोई इसलिए नहीं है कि साफ और शफाफ इंसाफ जो होता हुआ दिखाई दे, बल्कि शायद इसलिए है कि किसी तरीके के साथ मौजूदा निज़ाम को कायम और दायम रखा जाए। ठीक है। हर हुकूमत करती होगी, इस हुकूमत ने भी किया और हमें कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने में आपको नहीं लगता कोई कसर नहीं छोड़ी? सुप्रीम कोर्ट नहीं, असल में सुप्रीम कोर्ट की कहानी भी खासी तवील है और उसमें बहुत सी बातें आप कर सकते हैं जो बातें के तो रुला देने वाली है। सही है। दुनिया में आपकी सुप्रीम कोर्ट का नंबर बहुत पीछे आता है। ठीक है। और लेकिन इसमें बहुत अच्छे जज भी हुए हैं, लेकिन जो अच्छे जज भी हुए हैं उन्हें भी बहुत ही एहतियात तो नहीं मैं कहना चाहता, उन्हें भी बहुत सी मसलतों से काम लेना पड़ा है। सही है। और बस मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिन लोगों ने फांसी की सजा सुनाई थी भुट्टो साहब को, वो कोई मामूली जज नहीं थे। उनको छोड़े, खैर वो तो मैंने जानबूझ के इसलिए कहा है कि बहुत सी बातें मौलवी मुश्ताक जो करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया गया, जिसने कि भुट्टो को रिलीफ भी दिया था। सही है। और उसकी जगह जिनको बनाया गया सरदार इकबाल को, उनको क्या कह के बनाया गया और फिर उनको भी हटा दिया गया। अच्छा जज तो किसी को सूट करता नहीं, 19-20 का फर्क होता है इनमें। ठीक है। मजाज के लिहाज से वकीलों में होता है। अगर कोई कोर्ट में आके सख्त बात करनी होती थी तो एम अनवर खड़े होते थे। ठीक है। अगर कोई मनज किस्म की बात करनी होती थी तो एहसन जफर खड़े होते थे। तो वकीलों का भी अपने अंदाज होते हैं। मिर साहब, आईनी तरमीम का जो मामला था उस पर जो तनकीद थी उसका मामला अभी थमा नहीं था कि अचानक से अजलास बुलाया गया, उसके अंदर ये कानून साजी भी कर ली गई कि
जो जजेस की तादाद है 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी गई। देखिए तो वो ये बात भी कोई तरीकाकार जिस तरीके से किया गया, पहले मुतनाज़ा जो चीज कानून पास होता था, कोर्ट कह देता था, लोग कह देते थे जी कि ये तो ये कानून आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि तो आइन में तरमीम होगी तो बन सकता है। ठीक है, ये कहते थे ना आप, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम था कि सारे बंदे पीटीआई के निकल चुके हैं, इतने बंदे नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर सके। सही है। पहले ये था, अब वो आईनी तरमीम ले आए हैं। अब आप कहते हैं बंदे चोरी किए हैं, तो भाई आइन में ये तो नहीं लिखा होगा कि बंदे चोरी करके आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। आपको आइन में तरमीम करनी है। जिन्होंने तरमीम की है, जिन्होंने तरमीम की है उन्होंने करनी थी, वो तो करनी है। मुसीबत ये है कि ये सारी चीज़ें, ये इक़्तिदार की जंग है जो हर अदारा लड़ रहा है। ठीक है, हर अदारे के अंदर भी है और अदारों के दरमियान भी है, और पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी बैठा तमाशा देख रहा है। सब ऐसे नहीं लग रहा है कि बंद गली में पाकिस्तान जा रहा है और हर तरफ से हमले हो रहे हैं, नहीं, बंद और इसका गली- कोई एंड नहीं नजर आ रहा। बंद गली में तो नहीं जा रहे हम इंशाल्लाह। मसला ये है कि हमें बंद गली में भेजने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, देखें इंशाल्लाह कुछ गवार दिन आएंगे। जो जस्टिस अमीनुद्दीन है, ये समझा जाता है कि जो हुकूमती जमातें हैं उनके हामी हैं। अब नहीं, आईनी ये बेंच के ऐसी सरबराह भी बात लग गए नहीं। हैं। वो एक बहुत अच्छे जज हैं, उनकी जजमेंट जो पिछले दिनों में आई हैं बहुत दबंग किस्म की जजमेंट है। कई बातों में एतराज़ किया उन्होंने, ठीक है, और जो जजमेंट दूसरे लोगों ने लिखी हैं, देखा भाई, एक आप तो कानून के तहत फैसला करेंगे ना। सही है। इंसाफ क्या होता है? जो कानून के मुताबिक हो। सही है, अबू हनीफा तो वो फैसला करेंगे जो फिका के मुताबिक चलेगा, सही है, ना कि वो फैसला करेंगे जो आम अकल और इंसाफ के असूल, वो फैसले कानून के मुताबिक होते हैं। तो फकीह हैं ये, ठीक है, मुफ्ती हैं ये, ठीक है, इनको फैसले कानून के मुताबिक करने हैं। सही है। वो कहते हैं जी एक शिक है आइन में कि वसी तर इंसाफ के तहत कर सकते हैं, और वसी तर, मैंने बात पहले की, वसी तर इंसाफ का फैसला करना कि ये चीज वसी तर इंसाफ के मुताबिक है। ये आप कौन होते हैं? इस मुल्क के 6 या 5 या 7 या 8 आदमी कौन हो सकते हैं सही है, जो फैसला करें कि ये वसी तर मफाद है? वो मैं क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, कौन सा जज है जो मुझसे ज्यादा ये बात जानता है कि वसी तर मफाद क्या है? मैं से मुराद मैं नहीं हूं, मैं एक मिसाल आम दे रहा हूं। आदमी की बात कर रहे मैं एक मिसाल, आम आदमी नहीं, मैं कोई एक समझदार आदमी की बात कर रहा सही हूं। क्यों मैं 5-6 कानूनदानों के हाथ में ये बात दे दूं कि वो तय करेंगे वसी तर मफाद क्या होता है? ठीक है, ये नहीं हो सकता। मैंने पार्लियामेंट से यही डरते होते हैं कि पार्लियामेंट में वो लोग ले आते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता। इस्लाम के लिए अगर कोई तब्दीली लानी है तो क्या उनसे लाएंगे? ये इतराज करते थे हम। अब यहाँ ये हो गया कि आप वसी तर मफाद के तहत 4-5 आदमी फैसला कर लें और कहेंगे ये इम्प्लीमेंट होगा। मेरे साथ सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम अदालत के जजेस होते हैं 4-5, वही फैसला करते हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम मजीद जान लेते यही हैं। तो बहस है कि सुप्रीम अदालत जजेस आते कैसे हैं, आते कैसे हैं। ठीक है, बैरिस्टर शुएब रज़ाक हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। इस तरमीम के हवाले से या इस कानून साजी के हवाले से उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी मेरे साथ बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शुएब रज़ाक साहब। बस आजकल जुडिशरी बहुत लाइमलाइट में है। एक तो आईनी बेंच बना है, कैसी सूरत हाल है कि हमारे 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने उसे गोया इससे डिसएग्री किया है, और 2 जजेस 2 अफराद जो अपोजिशन के थे उन्होंने भी डिसएग्री किया है। क्या सूरत बनती है? क्या आज भी बहुत से फैसले ऐसे हुए हैं कि जो 6 शिकायत की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज ने उनको दे दिया है। बाकी ये कहा कि 10 जजेस की शिकायत जो थी वो के खिलाफ जो शिकायत थी वो ख़त्म कर दी है, और कहा कि जो नॉन सीरियस शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। लोगों को कैसे पता चलेगा कि शिकायतें क्या थी, कैसे आई थी, क्या नहीं हुई थी? आपस में फैसला कर दिए करेंगे। क्या क्या लगता है सारी सूरत हाल आपको? देखें मीर साहब, एक साजिश के तहत अदलिया को तकसीम कर दिया गया, और अदलिया ने इस चीज को साबित किया कि जी ये साजिश बहुत कामयाब है। और इसमें देखें, आइडिया तो अवाम को इंसाफ देने का था, ठीक है, और इसमें अवाम एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना निज़ाम अदल एग्जिस्ट करता है। अब सिर्फ ये हो रहा है कि चंद अफराद बैठे हुए हैं जो ऐसे मंतकी अंजाम तक चीजों को लेके जा रहे हैं जिनकी को तुक ही नहीं बनती। मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ इससे बड़ा जुल्म आप क्या कर सकते हैं
कि एक जज साहब अपनी आप को वोट दे के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह बन जाए। मतलब जज किसी ने उनको वोट नहीं दिया, उनका अपना वोट इस्तेमाल हुआ और इसका मकसद ही ये था कि गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंटरप्रिटेशन के 186 के जो भी मामला वो अदालत में आए तो गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कौन सा बंदा उस बेंच का सरबराह होगा और उसके साथ लोग बैठने वाले कौन। तो यही तो साजिश थी कि जनाब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को जिसमें गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, उन मामलात को आप ऐसे लोगों के सामने रखें जो आपसे पहले ही रजामंद हो चुके हैं या वो आपके एहसानों के तले दबे हुए। मतलब इससे बुरी हालत आप अगर देख लें दुनिया की तारीख में तो किसी कौम ने अपनी जुडिशरी को इस तरह मफलूज कभी नहीं किया और उसका मजाक कभी नहीं उड़ाया। साथ मीर साहब, मैं और आप तो हमने तो ये टाइम गुजारा हुआ है, इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, हमने सारा कुछ देखा हुआ है कि मतलब ये जजेस इस चीज को एक्सेप्ट किस तरह कर रहे हैं। मतलब इट डज नॉट मैटर कि चीफ जस्टिस कौन बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का सरबराह कौन बना, किसी देखिए अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना। इस इंस्टीट्यूशन से साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की इंटेग्रिटी इन्वॉल्व है, लेकिन किसी को इस चीज का एहसास ही नहीं है। और रोज बरोज ये सब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज कोई तकरीबन 3 महीने के बाद किसी टॉक शो में आया हूँ, मुझे जनाब का जिक्र खैर हुआ तो मैंने कहा मैं मीर साहब से बात कर लूं। जी जी जी, मेहरबानी। मीर साहब फीलिंग पता क्या है, मीर साहब फीलिंग क्या है, अभी बात करने का जी नहीं चाहता, अभी किसी मौजू पे बहस करने की तौफीक ही नहीं हो रही, क्योंकि आप बहस करके क्या अचीव करना चाहते हैं। इतना मजाक जुडिशियल के सिस्टम के साथ, आइन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ। मतलब कोई बंदा आपका पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेक कर ले, जब मुल्कों पे कब्जे हुए तब भी उनकी जुडिशरी को इतना मायूब नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन इसका कोई एंड भी नहीं है, इसका कोई एंड भी नहीं है। आप रोज मीर साहब हेडलाइंस क्रिएट हो रही हैं क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि इस मुल्क में निजाम अदल को बिल्कुल खत्म करना है और ये निजाम अदल दफन हो चुका है। वैसे ही लोग डेड मैन वॉकिंग एक एक्सप्रेशन है, इसका इंग्लिश का एक्सप्रेशन है डेड मैन वॉकिंग। ये मीर साहब एक मुर्दा चल रहा है, उसमें जान कोई नहीं है, खाली वो चल रहा है। वो किस तरह चल रहा है ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा। आपका जुडिशियल सिस्टम इज ए डेड मैन वॉकिंग, कुछ भी नहीं, आपको कोई उम्मीद नहीं। ये जजों की तादाद भी तो बढ़ा दी आज, उन्होंने डबल कर दी है। उसको देखे ना, जजों की तादाद इसलिए बढ़ाई है कि जो एग्जिस्टिंग जज हैं उनमें से अगर किसी का ज़मीर जाग जाए और किसी के अंदर थोड़ी बहुत इंटेग्रिटी रह जाए तो उसको भी साइड पे लाइन पे रख के अपने लोग ले आए ताकि ये इस चीज को तवालत दी जा सके, ताकि इस चीज को आगे लेके जाया जा सके। नीयत ये नहीं है कि मेरे और आपके मामलात को खत्म करना है, मेरे और आपके मामलात क्योंकि बहुत पेंडिंग केसेस हैं उनको खत्म करना है। हमारी ये बिल्कुल नीयत नहीं, हमारी टोटल नीयत ये है कि एग्जिस्टिंग जजेस में से अगर किसी का कहीं ज़मीर जाग जाए तो वो कानून और आइन को सामने रख के फैसले करने की जसारत करे तो हम उसको भी साइड लाइन पे करें और उसको रिप्लेस कर दें अपने कुरोनी से, अपने पार्टी के मेंबर से, अपने ताबेदारों से, ताकि कल फैसला करने में हमें आसानी हो। इसका नीयत इसकी कोई नहीं है कि इस मुल्क में आपने इंसाफ को मजबूत करना है। नीयत सिर्फ ये है कि इंसाफ वही होगा जो हम चाहेंगे, उसके लिए हमने अपने कारिंदे बुक करने हैं, हमने कारिंदे लगाने हैं और वही हमारा अगला सोल्यूशन है। सर एक बात और भी कही जाती है कि जजों से कि अहले खाना से या कुछ करीबी हलकों से कुछ गैर जिम्मेदारी की बातें निकल गई थी, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को बहुत ज़्यादा कर दिया मोहतात, और मोहतात क्या कोई ज़्यादा ही हाइपर कर दिया। कोई ऐसी बात भी हुई है कोई? देखिए हजूर, बात ये हो रही है ना कि हम एक ऐसी कौम बन गए हैं, वी आर ऑब्सेस्ड विद क्रिएटिंग हेडलाइंस। हमने जब तक कोई हेडलाइन नहीं होती, देखे ना पूरी आपकी पाकिस्तानी कौम आजकल क्या कर रही है, एक बंदा ट्वीट करता है, 600 बंदा उसका जवाब देता है और हमारे दिन गुजर जाता है। ठीक है। तो इस रविश में
हमारी आला अदलिया भी इन्वॉल्व हो गई, उनका भी टिकट के बगैर वो केस नहीं सुनते। उसके साथ उनके अहले खाना को भी लगा हमारी भी इम्पोर्टेंस से उजागर हो सकती है। लेकिन वजह ये हो रही है कि हर बंदे ने इसमें हिस्सा डाला है। हम वकीलों ने हिस्सा डाला है, हमारी बार काउंसिल ने हिस्सा डाला है, बार एसोसिएशन से हिस्सा डाला है, ने हिस्सा डाला है, ब्यूरोक्रेट ने डाला है, और रेस निकाल दी, इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दी। तो इस मुद्दे में हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है, और हम इतने फराग दिली से इस कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रही कि अगली जनरेशन हमारे साथ क्या करेगी, या वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। दुनिया तो हमारे छोड़ दिया सोचना कि दुनिया हमारे बारे में क्या बात कर रही है। मुझे तो ये शक पड़ रहा है कि हमारे अगली जनरेशन हमें हमारी कब्रों के साथ क्या करेगी, क्योंकि हमने उनको कोई जवाब नहीं छोड़ा। आजकल के दौर में आप जो मीर साहब में और आप जो हरकत करेंगे, हमारे बच्चों को पूरा पता है। वो बताते हैं कि मीर साहब आप गलत हैं, बैरिस्टर साहब आप गलत हैं। वो क्या पता मुंह पे ना कहें तो कल कह देंगे। तो अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि आप इस चीज को जवाब बना लें या उसको बना लें, लेकिन आपने इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिया दुनिया में। वो चर्चिल की बातें किस बंदे ने नहीं दोहराई, उसने सिर्फ एक बात की थी कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग अजीम लग चुकी है, लेकिन अगर मेरी अदालतें काम कर रही हैं तो मैं हारूंगा नहीं। हमारे मुल्क की अदालतों को खत्म कर दिया गया है। मीर साहब, मुझे और आपको 90 दिन तक बगैर वजह के एक 14-15वां ग्रेड का अफसर 90 दिन तक गायब कर सकता है, और 22वें ग्रेड का हाई कोर्ट का जज उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये आपके मुल्क का कानून है। ठीक बात, ठीक। अच्छा, ये जो मसला था कि जजों का इंतखाब कैसे हो, और उसमें एक ही चैम्बर के लोग, एक ही अदारे के पढ़े हुए लोग कोई मुंतखब होके आते रहे। पहले किसी शरीफुद्दीन पीरजादा पे इल्ज़ाम था, बाद में किसी और पे इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए। इसका कोई हल हम ढूंढ सकते थे कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका इख्तियार किया जाता? इसमें तो रास्ते तो मीर साहब बहुत ज्यादा थे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, पूरी जो आपकी जुडिशरी है वो GR1 की पैदावार है। ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आपने उसकी कमर ही तोड़ देनी। ठीक। आपने न्यूट्रल तौर पर, न्यूट्रल रास्ते दुनिया ने ढूंढे हुए हैं ना, लोगों ने रास्ते निकाले हुए, हमने सिर्फ नकल ही करनी है ना। हमने एक सेक्शन ऑफिसर को बिठाना है, सोच कहना यार चेक कर लो कि वहाँ जजेस किस तरह अपॉइंट होती हैं, आप कॉपी कर लें। लेकिन आपकी नीयत अभी ये नहीं थी कि आपने उस सिस्टम को बीट करना है, सिस्टम की जो मोनोपोली है उसको खत्म करना है। आपने कहा कि हमने अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है, हमने अपने मफाद को सामने रखना है। ठीक बात। दैट वाज द रीजन। अगर आपकी नीयत ये होती, सिलेक्शन का प्रोसेस देखें। एक और बात भी है, अभी और बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने इस्लामाबाद में, हम पिछले 20 साल से रोला डाल रहे हैं कि जनाब आपने रोटेशन ऑफ जजेस करनी है। इस शहर में 10 साल से एक ही जज लगा हुआ है, वो अपने चैम्बर्स को भी कर रहा है। ये मसाइल हैं हमारे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट उसको आप जेपरडाइज कर दें, उसको खत्म कर दें। और एक लिटिगेंट, मीर साहब, आज भी मेरे पास 2 लोग केस लेके आए। मैं उनको हंस के कह रहा था, यार मेरा तो जुडिशियल सिस्टम से एतमाद उठ गया, तुम फिर मेरे पास आ गए। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। अपने ऑफिस में बड़े क्लाइंट थे, मतलब उनके मैटर बड़े जेन्युइन थे, लेकिन मुझे जरा थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि मैं इनसे किस हिसाब से फीस मांगूं। मेरा अपना तो एतमाद इस सिस्टम से उठ चुका है, तो मैं इनसे किस हिसाब से पैसे मांगूं। तो ये बातें हैं, बस हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत खुलकर बहुत सी बातें कह दी। बहुत शुक्रिया आपका जी। मीर साहब बड़े मायूस नजर आए हैं बैरिस्टर। मायूस की बात नहीं है, यानी कि बहुत उन्होंने साफ गोई से काम लिया है। जो महसूस करते थे उन्होंने उस तरह बयान कर दिया है। ऐसे है। कोई लगी रपटी नहीं रही। देखिए, जुडिशरी के बारे में बहुत से एतराज़ात होंगे। शफाफ होना चाहिए, उन्हें GR की पैदावार है सारे, और इंतखाब हम कैसे करते हैं जिस सबके सामने ये कहा उन्होंने। लेकिन जिस तरह अब हम लेके चले हैं इसे, ये भी तो कोई सोचने की बात होती है ना। ठीक है मीर साहब, ठीक है। लेकिन जो इस पे इतराज कर रहे हैं
वो भी कोई नेक नियति से नहीं कर नेक रहे। नियति से नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, हुकूमतें आईनी तरमीम तो इसलिए लाई थी कि जो अदलिया है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको गैर मुतनाज़ा किया जाए, जो अदालतें हैं इंसाफ पहुंचाया जाए अवाम तक। लेकिन अगर वकील हो या अवाम हो या हुकूमत हो, फिर भी एतराज़ात करते बहरहाल नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफ़िज़।